और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की, जहां एक तरफ औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासत जारी है, तो वहीं अब सामना में एक लेख से सियासी पारा चढ़ता दिख रहा है। सामना में आज के लेख में केंद्र और महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा गया। इस लेख में लिखा गया कि बीते 10 सालों में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र बन गए हैं। साथ ही यह भी लिखा गया कि भारत में फिलहाल बंटवारे जैसा माहौल है। सामना में यह लेख लिखा गया, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद की तरफ से ये बातें कही गई हैं, जिसमें उन्होंने ये भी लिखा कि एक दिन ये सरकार जाएगी, लेकिन तब तक देश फिर टुकड़ों में बंट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका स्पष्ट दिखती है कि किसी भी हालत में इस देश में तनाव पैदा हो, दंगे हो। महाराष्ट्र की आप देखिए हालत क्या है, देश की हालत देखिए। होली भी आई और उनका नमाज भी आई, अगर जुम्मा का नमाज है, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ जगह पर ये जो नव हिंदुत्ववादी है, कल तक किसी और पार्टी में थे, हाँ, कल तक आरएसएस को गालियाँ दे रहे थे, कल तक बीजेपी को गालियाँ दे रहे थे, कल तक वीर सावरकर को गालियाँ दे रहे थे, अब बीजेपी आ गए और बीजेपी में आकर पावन हो गए। एक जगह पे हम अखंड हिंदुस्तान की बात करते हैं और हिंदुस्तान में ही आप दो राष्ट्र बना रहे हैं, एक हिंदू राष्ट्र मुसलमान है, दूसरा मुसलमानों का राष्ट्र हम बना रहे हैं। शिवसेना का मुखपत्र है सामना, उसमें केवल केंद्र की बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर ही निशाना नहीं साधा गया, बल्कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार को भी निशाने पर लिया गया। महाराष्ट्र सरकार के हाल के कई फैसलों को आधार बनाकर सामना के जरिए देवेंद्र फडणवीस सरकार पर भी सवाल खड़े किए गए। पहला आरोप तो यह लगाया गया कि देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदुओं और मुसलमानों को लड़वाने की कोशिश की जा रही है। सामना में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले का हवाला देते हुए कहा गया कि जीत पर निकाले गए जुलूस के जरिए मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की गई। साथ ही मल्हार सर्टिफिकेशन को लेकर भी निशाना साधा गया। मौजूदा सरकार को नया मटन हृदय सम्राट बताया गया। इसमें कहा गया कि हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग मटन दुकान के जरिए बांटने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र की मौजूदा फडणवीस सरकार की तुलना औरंगजेब के शासन से कर दी गई। सामना में लिखा गया कि मौजूदा हिंदूवादियों ने एक बार फिर औरंगजेब को जिंदा कर दिया है। कुछ दिनों पहले भी संजय राउत ने एक बयान में कहा था, महाराष्ट्र में मौजूदा शासन औरंगजेब के शासन से भी बदतर है। देखिए क्या बातें इसमें लिखी गई हैं, संजय राउत ने क्या कुछ कहा। मोदी शाह का राज एक दिन जाएगा, वो जाते जाते देश को टुकड़ों में बांट देंगे। हिंदुस्तान में बंटवारे जैसा माहौल बन रहा है। भारत को हिंदू पाकिस्तान की ओर धकेला जा रहा है। हिंदू पाकिस्तान इस शब्द का उल्लेख करते हुए संजय राउत ने यह बात कही है। सामना के लेख पर बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का पलटवार सामने आया है। भारत को एक सूत्र में बांध रही है सरकार, यह उनका कहना। मोदी सरकार कश्मीर से कन्याकुमारी को एक कर रही है। जो तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं वो खुद सोचें। शाहनवाज हुसैन ने यह बातें कही कि भारत को एक सूत्र में पिरो रही है सरकार। महाराष्ट्र में सामना में लेख छपा है ये कहकर कि देश दो हिस्सों में बंट जाएगा, बीजेपी जब जाएगी तब तक देश को बांटकर दो टुकड़ों में चली जाएगी। बीजेपी देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक करके रखे हुए, ये देश एक है, कभी नहीं बटेगा। देश में एक बार बंटवारा हो गया, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश एकता के रास्ते पर चल रहा है। आप नॉर्थ से लेके साउथ तक देखें, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, सब भारतीयों के मन में है एकता, और इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। सैयद जवाद मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त शिवसेना यूबीटी के नेता किशोर तिवारी भी मौजूद हैं मुंबई से। किशोर जी, आपका भी स्वागत। अरुण सावंत भी हमारे साथ हैं, शिवसेना शिंदे गुट से हैं आप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आचार्य विक्रमादित्य भी आपको नजर आ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन पहले तो किशोर तिवारी जी, आप ही के पास में आऊंगा, चूंकि नए नए शब्द आजकल गढ़ रहे हैं आप लोग। ये हिंदू पाकिस्तान का क्या मतलब है? देखो, आज का जो अग्रलेख है वो एक माइलस्टोन है। देश में मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल के बाद जो परिस्थितियां आई है उसका एक सत्य विश्लेषण है। मैं अभी बता रहा हूं, यह सरकार आर्थिक नीतियों पे बात नहीं करती, बेरोजगारी पे बात नहीं करती,
किसानों के समस्या पे बात नहीं करती, सामाजिक न्याय पे बात नहीं करती। जो भी की करती है वो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अगर मोदी जी ने जब कहा था कि सबका साथ सबका विकास, तो इतना नफरत की माहौल क्यों? और मुझे बताइए ये क्या चल रहा है? और सामना में संजय राउत जी ने जो बात लिखी है वो मेरी पार्टी की स्पष्ट भूमिका है कि नहीं, जो ये बातें आप सरकार- कह रहे हैं किशोर जी, वो सारी बातें आप कहिए, लेकिन आप पाकिस्तान से कैसे तुलना कर देते हैं हिंदुस्तान की? हिंदू पाकिस्तान आप कह रहे हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कोई तुलना हो भी सकती है? कैसे ये सोच लेते हैं आप लोग? देखिए, उसका सार तुम्हें ख्याल में आ रहा है कि भारत के अंदर और एक मुसलमानों के लिए राष्ट्र निर्माण करने की बात ही करने लगे हैं ये लोग। हम कितनी नफरत, अब 40 करोड़ मुसलमानों को क्या करेंगे हम? उन्हें हम विचारधारा के साथ जोड़ लेंगे, हम आर्थिक कार्यक्रम में जोड़ लेंगे। और मोदी जी जब आए थे तब ऐसा लगा था कि मोदी जी, ठीक है, चलिए मैं इन जवाब सब देता हूं। चीजों- विस्तार से अपनी बात आपने रखी। अरुण सावंत मेरे साथ हैं। अरुण जी, आप सुन रहे होंगे, आपके पुराने साथी वो कह रहे हैं कि आप लोग हिंदू पाकिस्तान बना रहे हैं। देखिए अखिलेश जी, पूरा महाराष्ट्र फिलहाल ये बात जानता है कि संजय राउत जो उबाटा शिवसेना के प्रवक्ता है और नेता है, वो अभी मनोरुग्ण बन गए हैं। हर आए दिन वो अलग अलग प्रकार की बयानबाजी, अलग अलग टीवी चैनल और अपना मुखपत्र सामना में लिखते रहते, क्योंकि उन्हें हमेशा सुर्खियों में रहने की आदत हुई है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता उनको नजरअंदाज करती है। अभी हुआ क्या है, पिछले 10 सालों से जिस प्रकार से इस देश भैया को मुझे आदरणीय इंटरवेंशन दीजिए, ये बात नहीं है। आदरणीय नरेंद्र अभी- मोदी जी चला रहे, मैं वो अभी देखकर बताता हूं, इनको अभी ये सावंत जी। मालूम हो चुका है कि आगे आने सावंत वाले जी, ये 10 साल गलत भी किया आपने। इनके लिए कोई जगह नहीं है। इनको देखिए, ना तो महाराष्ट्र अखिलेश की आनंद जी जनता गलत नजदीक बात कर करती रहे हैं, है। मुझे किशोर जी ना सुन तो तो देश लीजिए, की उनको बोलने जनता। दीजिए, फिर अपनी बात आप महाराष्ट्र रखिएगा। की एक एक करके जनता बोलिए। ने किशोर जी इनको- सुन लीजिए पहले। महाराष्ट्र की अरुण सावंत को जनता को खत्म करने इन्होंने दीजिए। नकारा है। जी अरुण जी, जल्दी से बात फिनिश करिए आप अपनी। हाँ, अखिलेश जी, महाराष्ट्र की जनता ने इनको आने वाले 25 साल तक दूर फेंक दिया है और इसी की वजह से ये दिन में और रात में महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और देश को बदनाम जवाब करने की दीजिए किशोर कोशिश तिवारी करते जी, हैं। आप लोग देश को बदनाम कर रहे हैं, महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं। देखिए, मेरे मित्र है अरुण सावंत, लेकिन जब ये विषय उन्होंने चर्चा के लिए लाया है तो उसका कोई आधार है? ये जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म जो है वो शुद्ध धर्म है और ये संप्रदाय है, ये संप्रदाय बहुत सारे प्रकार के भारत में है। तो हम ये संप्रदायों में कितना झगड़ा करेंगे। लेकिन मेरा आक्षेप इसलिए था अरुण जी के इस पे कि उन्होंने संजय राउत के बुनियादी सवाल छोड़ के उन्हें मनोरुग्ण कहा। अगर कोई चर्चा में नहीं है तो ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए, क्योंकि आप एक वयोवृद्ध नेता हो। ये विषय हाँ। तिवारी जी, इस विषय का ये विषय ही संजय राउत के ऊपर है, तो क्यों ना हम संजय राउत के बारे में यहाँ पर बताएं। नहीं, आप उनको मनोरोगी कह रहे हैं, इस बात को लेकर उनको ऐतराज है। आपने मानसिक जो तौर है पे वो बीमार है बता ना। दिया उनको। पूरी महाराष्ट्र की जनता यही कहती है कि ये संजय राउत जी हर आए दिन रुग्ण की तरह ही बातचीत कर रहे हैं और महाराष्ट्र को, मुंबई को ये और कोई इस जवाब देश को हुआ? बदनाम करने की अरे कोशिश कर रहे हैं। विवादों अगर के इतना प्रश्नों को तो इतना जवाब चलिए, हम महाराष्ट्र संजय राउत पे से बहस नहीं कर रहे नफरत हैं, है, उनकी कही तो बात आप पर बहस जाकर कर रहे हैं जो पाकिस्तान में यूबीटी रहिएगा। का स्टैंड है, शिवसेना यूबीटी का। मैं जवाब साहब आपके पास आऊं, उससे पहले आचार्य विक्रमादित्य जी, क्या आपको लगता है कि हिंदू पाकिस्तान बनता जा रहा है भारत? नहीं, सबसे पहले तो इस बात को देखें कि आज संजय राउत जी ने जो बात उठाई, किशोर जी भी उसका विरोध, पूरे देश को उसका विरोध करना चाहिए। मुस्लिम राष्ट्र हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र बनेगा, ना कि मुस्लिम राष्ट्र। अगर जिनको भी मुस्लिम राष्ट्र देखना है तो वो चले जाए पाकिस्तान या बांग्लादेश और वहां जाकर रहे, वहां जाकर उसकी बात करें। इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए कि ये संजय राउत साहब और उनकी पार्टी और उनके कितने लोग हैं मुस्लिम राष्ट्र की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इस देश के अंदर फूट डालने की बात कर रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि मुस्लिम राष्ट्र बनाओ। ये एक नया मुद्दा छोड़ना चाहते हैं मुसलमानों के साथ, जो राजनीति नहीं खेल रहे हैं कांग्रेस के साथ मिलकर, कि मुस्लिम राष्ट्र, अरे कांग्रेस बनवा चुकी,
जिनके साथ आप खड़े हैं, मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण हो चुका, भारत हिंदू राष्ट्र है, बनेगा और इसको इसी क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। और जिनको इस देश के अंदर मुस्लिम राष्ट्र दिखाई देता है, उनको इस देश से बाहर निकालने का समय आ गया है। और संजय राउत जी को अगर दिखाई दे रहा है मुस्लिम राष्ट्र बनता हुआ, तो जाए और सुन्नत कराएं, उनके साथ बैठे हुए लोग भी सुन्नत तिवारी जी जवाब देना चाहेंगे जल्दी से, उसके बाद मैं आता हूं जवाब साहब आपके पास, जल्दी से तिवारी जी। किशोर जी, आपको भी शर्म आनी चाहिए अगर आप संजय राउत की इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि मुस्लिम राष्ट्र बनेगा इस देश के अंदर। अरे मुस्लिम राष्ट्र बना चुके आपके हितैषी, उनको भैया मैं जवाब दे दूं, जल्दी से भैया मुझे जवाब देने देना। मैं आचार्य विक्रमादित्य का बहुत आदर करता हूं और सनातन धर्म के बहुत बड़े अभ्यासक है, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, 11 साल के अंदर अगर मोदी जी चाहते तो दुनिया में सबसे बड़ा सनातन राष्ट्र भारत को डिक्लेयर कर दे, लेकिन ऐसा सनातन राष्ट्र जिसमें राम मंदिर बना, आगे कार्य चल रहा है, आप मुस्लिम राष्ट्र का संदर्भ लेके चल रहे हैं। देखो बीच में बोले, बड़े आदमी के बीच में नहीं बोलते बेटा, बड़े आदमी के बीच में नहीं बोलते, थोड़ा संभालो यार इनको, मुस्लिम राष्ट्र संभालो, ये भी जहर उगलने वाले ये भी। अच्छा ठीक है, थोड़ा आप दोनों थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं जरा सैयद जवाद साहब को भी बहस में ले आता हूं। जवाद साहब ये बताइए, हिंदू पाकिस्तान कह देना कहां तक जायज है? क्या ये भी वही एक्सट्रीम स्टैंड नहीं है जो हिंदू राष्ट्र की बात की जाती, कुछ उसी लाइन पर कही गई बात? जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। बात का आगाज़ जो है वो एक शेर से करता हूँ कि चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही ख़ास अदा है, और होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है। देखिए किशोर तिवारी साहब ने जो बात उठाई है ना, जो मौजू उठाया है, वो लोगों को चुभेगा ज़रूर, लेकिन भारत का सोशो इकनॉमी पॉलिटिकल एंड जस्टिस सिस्टम जो है ना, वो कोलैप्स कर रहा है धीरे धीरे। और आज अगर हम लोग नहीं जागे तो भारत के अंदर वो परिस्थितियां ना उत्पन्न हो जाएं। हम सब लोग भारत से प्रेम करने वाले, ठीक है, कई जगह पे हमारी नाइतफाकियाँ होंगे, पॉलिटिकल अलग अलग आइडियोलॉजी होगी, चीज़ें होगी, लेकिन हम भारत को कट्टर देश नहीं बना सकते। अगर कट्टरता की तरफ देश ले जाएंगे तो आपने देखा है देश देश नहीं रहते हैं। तमाम नज़ीरें उठा करके पूरे विश्व की देख लीजिए, जहाँ जहाँ कट्टर मानसिकता आई है, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, पंथ के आधार पर, वहाँ वहाँ मुल्कों के अंदर टूट हुई है। देखिए ना, लिया ना था लोगों ने पाकिस्तान धर्म के आधार पर, वहाँ कट्टरवाद हावी हुआ, 25 साल भी वो अपना देश नहीं रिटेन कर पाए, 2 टुकड़े हो गए। अफगानिस्तान का हशर आपने देखा हुआ है, नेपाल आपके सामने है, क्या हो रहा है देखा हुआ है, अभी बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। उसके बाद पड़ोस में आपका जो श्रीलंका है, वहाँ की परिस्थितियाँ क्या उत्पन्न हो रही हैं वो आप देख रहे हैं। उसके बावजूद भी आप नहीं समझ रहे, आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए। अरे यहाँ के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी हिंदू, सरदार वल्लभ पटेल भाई, वो भी हिंदू, जितने चीफ मिनिस्टर हैं वो भी हिंदू, जितनी कैबिनेट है वो भी हिंदू। अब आप क्या बनाना चाह रहे हैं देश को? आर्थिक तौर पे बात नहीं है, सामाजिक तौर पे बात नहीं है, दिन रात तो क्या हिंदू आपको लगता है मुसलमान कि है। हिंदू पाकिस्तान बन गया है भारत? क्या यहाँ पर 2 राष्ट्र बन गए, हिंदू और मुसलमान? नहीं, जो नफरत फैलाई जा रही है, सुनिए, ये एकदम से आप कह दें कि अभी बन गया, परिस्थितियां लग रही हैं वो वाली जो और जगह हो रहा है, ये थोड़ी ना कि बन गया है। आप सीधा आंसर चाह रहे हैं कि बन गया। भाई आप मुल्क को वहां उस रास्ते पे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, न्यायिक तौर पे आज भी देश के अंदर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ना दलितों के साथ, ना ओबीसी के साथ, और ना देश की अकलियत मुसलमानों के साथ इंसाफ होता है। कहां होता है इंसाफ? मुझे बताइए, कोई नजीर बताइए इंसाफ की। कानून के अंदर रिपोर्ट लिखी जाती है। दलितों के साथ ये हशर है कि आज भी अगर वो मूंछ रख लेते हैं, घोड़ी चल लेते हैं, तो उनको गिरा गिरा के मारा जाता है। आज भी वो बोल लेते हैं, बच्चियों का बलात्कार होता है तो थानों के अंदर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। जवाब दीजिए। ये वो नजीरे हैं पेश करने वाले। और आने वाले वक्त में सुन लीजिए आचार्य जी, आने वाले वक्त में मुकाबला 15 वर्सेस 85 होगा। देश की 85% जनता को बारी बारी से अरुण सावंत, ओबीसी होगा, माइनॉरिटी होगा, जवाब साहब आपकी बात हो गई। देश के अंदर टारगेट करा जा रहा है, देश के अंदर बड़ी ठीक है, आपकी बात हो गई। तौर पे भी न्याय, अरे बाकियों को बोलने दीजिए ना जवाब साहब। अरुण सावंत जी को जवाब देने दीजिए। अरुण सावंत जी। हाँ अखिलेश जी, भाई साहब ने जो भी बातें कही मैं उनका कड़े तौर पर विरोध करता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान 150 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का देश है। ऐसे इस देश में
अगर कहीं पे ऐसी कुछ घटनाएं हुई है तो मैं उसकी निंदा भी करता हूं और करता रहूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा देश में ऐसा हो रहा है। आप ये जो बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत धीरे धीरे उस लेवल पे चला जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि भारत में भी हिंदुस्तान के 2 टुकड़े गिरे और ये जो आपके जैसे नेताओं की पार्टी है उनको उसमें से आधा हिस्सा मिले और उसके ऊपर हम लोग राज करें, ये आप सपना देख रहे, लेकिन आपका ये सपना कदापि पूरा होने नहीं देंगे। आचार्य विक्रमादित्य, जवाब साहब समय नहीं है। आचार्य विक्रमादित्य जी बिल्कुल छोटे में जवाब दीजिएगा। जवाब जी यहां पर जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि देख लीजिए धर्म के आधार पर जो पाकिस्तान बना था उसका हश्र क्या हो गया। हम क्यों धर्म के आधार पर मुल्क चाहते हैं, देश चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले हिंदू राष्ट्र का पढ़ते हुए समझ ले, हिंदू राष्ट्र मतलब क्या है। अरे बोलने दीजिए जवाब साहब बोलने दीजिए, उनको समय नहीं है, जल्दी से आचार्य विक्रमादित्य दीजिए। हाँ, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर रहने वाले सभी लोग हिंदू है ना। हिंदू राष्ट्र के अंदर काम मुसलमानों को त्याग दिया गया, लेकिन जब इस देश के अंदर संजय राउत जैसे लोग मुस्लिम राष्ट्र का पालन करते हैं, यहाँ के माइनॉरिटीज, यहाँ के ओबीसी एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और जल्दी जो है सत्ता का परिवर्तन होगा। यहाँ के दलितों को, यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के वैसे जवाब साहब एक छोटी सी बात बस बता दीजिए कि इस देश में राष्ट्रपति कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। किस समुदाय से आती हैं? तो ये नजीर आप रखना चाह रहे हैं? नहीं तो आप वही नजीर क्यों देखते हैं? हिंदुस्तान की खूबसूरती भी तो देखिए ना, खूबसूरती सुन लीजिए, हिंदुस्तान की वो खूबसूरती भी तो देखिए। अच्छा, उनसे पूछ लें हिंदू राष्ट्र का समर्थन करती है वो? हाँ, हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेंगे? हिंदू राष्ट्र पे तो सवाल पूछा ही गया आचार्य विक्रमादित्य से, लेकिन आप जो नजीर रखते हैं भारत को लेकर, दोनों नजीर पर ध्यान दीजिए। जिस व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रथम नागरिक माना जाता है, राष्ट्रपति को, वो किस समुदाय से आते हैं आपको पता होना चाहिए। चलिए, समय नहीं है जवाब साहब, नहीं तो और लंबी बहस हो सकती थी। और अब बात करेंगे बिहार की। यहां कल जमकर होली खेली गई, लेकिन लालू यादव के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री रहे तेज प्रताप यादव की होली विवादों में रही। इसके पीछे की जो वजह रही, तेज प्रताप यादव ने अपने बॉडीगार्ड को डांस करने के लिए धमकाया और डांस नहीं करने पर सस्पेंड करने की धमकी दी। तेज प्रताप यादव मंच पर बैठकर अपने बॉडीगार्ड दीपक को धमका रहे थे। तेज प्रताप यादव की धमकी के बाद दीपक कुमार वर्दी में सार्वजनिक तौर पर डांस भी करते हुए नजर आए। और दूसरा विवाद यह रहा कि तेज प्रताप यादव की स्कूटी राइड, जहां वो किसी शख्स के साथ पटना के वीवीआईपी इलाके में स्कूटी चलाते दिखे। इस दौरान तेज प्रताप और उनके साथ मौजूद शख्स किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था। तो सिपाही को ना सिर्फ डांस करने के लिए उन्होंने कहा, बल्कि धमकी देते उन्होंने कहा कि डांस करो वरना सस्पेंड हो जाओगे। सिपाही के डांस मामले में बिहार पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, तेज प्रताप के बॉडीगार्ड दीपक कुमार पर कार्रवाई की गई। पटना एसएसपी के आदेश के बाद दीपक कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस ने अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई की है। दीपक कुमार की जगह दूसरे जवान को तेज प्रताप की सुरक्षा में लगाया गया। तो अनुशासनहीनता का मामला इसे बताया गया है। एसएसपी पटना ने यह कार्रवाई की है। तेज प्रताप के बॉडीगार्ड को लाइन हाजिर कर दिया गया। तेज प्रताप के निर्देश का पालन करने का आरोप है। तेज प्रताप कह रहे थे कि डांस करो, और उसके बाद वो पुलिस वाला डांस करता हुआ नजर भी आया था। इसी मामले में उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव के खिलाफ बिना हेलमेट स्कूटी चलाने को लेकर भी पटना पुलिस ने चालान जारी किया है। पटना में तेज प्रताप यादव का चालान कटा है। बिना हेलमेट के स्कूटर चला रहे थे। पटना पुलिस ने 4000 रुपए का चालान काटा। यह तस्वीर आपके सामने, इसी वीडियो को लेकर विवाद हुआ था। तो बिना हेलमेट स्कूटी चलाने पर 1000 रुपए का चालान, प्रदूषण और इंश्योरेंस खत्म होने पर भी कार्रवाई की गई है। होली के मौके पर कुछ इस तरीके से वो स्कूटी चलाते हुए नजर आए थे और ऐसे में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो दो कार्रवाई हुई। एक तो जब वो डांस करने के लिए वर्दी वाले को कह रहे थे और उनके कहने पर वो वर्दी वाला डांस करने लगा, उस मामले में उस पुलिस वाले को लाइन हाजिर किया गया। और दूसरी कार्रवाई इस मामले में हुई जब स्कूटी चला रहे थे वो तेज प्रताप और बिना हेलमेट के। और जानकारी यह भी मिल रही है कि कई पेपर भी नहीं थे जो जरूरी कागजात होते हैं।
जैसे प्रदूषण से संबंधित कोई कागज नहीं था, सर्टिफिकेट नहीं था, और इंश्योरेंस के बारे में भी कहा जा रहा है, वो भी ना होने की वजह से चालान काटा गया है। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की। लश्कर-ए-तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल शनिवार रात पाकिस्तान में मारा गया। पाकिस्तान के झेलम में अनजान हमलावरों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि अबू कताल 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी था। लश्कर-ए-तैयबा का अहम सदस्य, जम्मू कश्मीर में कई हमलों की साजिश रचने के भी इल्जाम है इस पर। आतंकी हाफिज सईद का करीबी लश्कर का आतंकी अबू कताल लंबे समय से फरार चल रहा था। भारत की सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में थीं। मोस्ट वांटेड आतंकी की लिस्ट में वो शामिल था। तो भारत का मोस्ट वांटेड कताल मारा गया। आपको बता दें कि भारत में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में उसका हाथ था। एनआईए की चार्जशीट में भी अबू कताल का नाम है। हाफिज सईद का करीबी। पाकिस्तान में आतंकी अबू कताल की हत्या कर दी गई। पाकिस्तान के झेलम में गोली मारकर हत्या की गई है। तो भारत का मोस्ट वांटेड कताल मारा गया है। ये झेलम इलाके की घटना बताई जाती है जहां उसे गोली मारी गई। लश्कर के आतंकी अबू कताल की हत्या की गई है। बहुत ही कुख्यात ये दहशतगर्द था। भारत में कई आतंकी घटनाओं में इसका दिमाग बताया जाता है। और हाफिज सईद जो कि 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड है, उसका बहुत खास, बहुत करीबी इसे माना गया है। तो अबू कताल को पाकिस्तान में झेलम इलाके में गोली मार दी गई। हालांकि गोली किसने मारी है उसके बारे में अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। अज्ञात हैं ये हमलावर। तो अबू कताल हाफिज सईद का करीबी भी था। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा रहा। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी। एनआईए की जो चार्जशीट है उसमें बाकायदा उसका नाम। काफी दिनों से फरार चल रहा था, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। झेलम इलाके में कुछ लोगों ने उस पर हमला किया, गोली चलाई और उसकी जान चली गई। हालांकि हमलावर कौन थे, वजह क्या, इसके पीछे अभी तक इस बाबत कोई खुलासा नहीं हो पाया है। जम्मू कश्मीर में भी कई हमलों में इसका नाम सामने आ चुका था। तो हाफिज के करीबी कताल का अंत हो गया है। कश्मीर में कई आतंकी हमलों की साजिश इसने रची थी। अब्दुल कताल ये एक आतंकी था। लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद का बड़ा करीबी है और इसी ने पिछले साल जून के महीने में श्रद्धालुओं से भरी हुई एक बस के ऊपर हमला किया था जिसमें 9-10 लोगों की मौत हो गई थी। अब ऐसे आतंकियों को मारा जा रहा है। मार कोई भी रहा हो, लेकिन ये हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात है। पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने खतरनाक आतंकवादी अबू कतल की मौत कर दी है। ये एक बार फिर दिखाता है कि जो सांप के रूप में आतंकी पाकिस्तान ने पाले थे, आज यही आतंकियों को अज्ञात बंदूकधारी गिन गिन के, चुन चुन के मार रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की नीयत और नीतियां अब पूरी दुनिया के सामने साफ और स्पष्ट हो चुकी हैं और अब पाकिस्तानी नागरिकों को भी ऐसे सांप अपने धरती पर नहीं चाहिए। इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं। मेरे सहयोगी विशाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, इस घटना को लेकर और क्या पता चल पा रहा है? अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी, इस तरह की जानकारी मिल रही है। कौन इसके पीछे, कुछ पता चल पा रहा है? देखिए, अज्ञात हमलावर है, ये जानकारी सामने आ रही है। अभी हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन एक चीज जरूर है, अबू कताल जो कि भारत का मोस्ट वांटेड था, उसे अज्ञात हमलावरों ने झेलम में मार गिराया है। और ये जानकारी सामने आ रही है कि कई राउंड की फायरिंग की गई, जिसमें अबू कताल के साथ जो कुछ और लोग थे वो इसमें घायल भी हुए हैं। एक लोगों की और मौत हुई है। हालांकि जो सूत्रों ने दावा किया, हाफिज सईद भी इस काफिले में मौजूद था, लेकिन हाफिज सईद की हालत अभी कैसी है, कहां पर मौजूद है, इस वक्त उसकी लोकेशन क्या है, इसकी जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। पर यह जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवाद को इतने सालों तक पाला पोसा, आतंकवाद को बढ़ावा दिया, अब उसी आतंकवाद को एक दूसरे की जो गैंगवॉर है उसके चलते अब ये खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अबू कताल, जिसे पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की सरकार
लगातार बचाने का प्रयास करती थी, सुरक्षित स्थान पर रखने का प्रयास करती थी। और अबू कताल भारत में कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता था। और 2023 में जो राजौरी में हमला हुई थी उसमें एनआईए ने अपनी जब चार्जशीट दाखिल की थी उसमें भी अबू कताल का नाम डाला था। तो ये कहा जा सकता है कि भारत का मोस्ट वांटेड पाकिस्तान में मारा गया है, अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया है। और इसके बाद से हाफिज सईद काफी डरा हुआ होगा। और यह जानकारी सामने आ रही कि उस वक्त काफिले में वो भी मौजूद था एक गाड़ी में, लेकिन हाफिज सईद अभी किस हालत में है, कहां पर है, इसकी जानकारी। तो विशाल, क्या ये पता चल पाया है, आप कह रहे हैं कि काफिले में हाफिज सईद भी मौजूद था, क्या उसे भी गोली लगी है? देखिए, इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पा रही कि हाफिज सईद की स्थिति फिलहाल कैसी है, क्या उसको गोली लगी थी या नहीं लगी थी, पर ये जानकारी जरूर सामने आ रही है कि हाफिज सईद काफिले में मौजूद था। ये दोनों एक साथ जा रहे थे, पर ये दोनों अलग अलग गाड़ी में मौजूद थे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। पर हाफिज सईद को लेकर कोई पुख्ता जानकारी अब तक निकल कर नहीं आ रही है। लेकिन अबू कताल मारा गया है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। अबू कताल बिल्कुल राइट हैंड माना जाता था, बहुत करीबी था हाफिज सईद का। और भारत में और खासतौर पर जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले हुए थे उनमें अधिकतर हमलों में उसका रोल निकलकर सामने आया था। एनआईए ने चार्जशीट में भी उसका नाम डाला था। पर हाफिज सईद को लेकर अभी तक कोई पुष्टि जानकारी नहीं मिल पा रही। विशाल, क्या ये कहा जा सकता है कि अब ये जो दहशतगर्द है, आतंकवादी हैं, जिन आतंक के सपोलों को पाकिस्तान ने पाला, अब खुद ही लड़कर मर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। और पाकिस्तान में जिस तरह से अलग अलग गैंगवार होती रहती है, कई आतंकी गुट एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, ये बहुत हद तक इस बात की संभावना है कि अज्ञात हमलावर उस गैंगवार का हिस्सा रहे हों। और जो पाकिस्तान ने बोया है वही आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अब पाकिस्तान के सामने चीजें दिखाई पड़ रही हैं। और खुद जो आतंकवादी हैं वो एक दूसरे को मार रहे हैं। और यहाँ पर फिलहाल हाफिज सईद का जो सबसे करीबी था उसे अज्ञात हमलावरों ने मारा है। और खास बात यह है कि भारत का मोस्ट वांटेड, और इससे पहले भी अज्ञात हमलावरों ने कई ऐसे लोगों को मार गिराया है जो इस तरह की घटनाओं में लगातार मिले रहते थे, अंजाम दिया करते थे। पर अज्ञात हमलावर पाकिस्तान की आईएसआई के लिए बड़ी चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात शहर शहर पुलिस कर्मियों पर जारी हमले की। बिहार के नवादा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पति पत्नी विवाद में पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। पुलिस टीम पर हमले में 2 एएसआई घायल हुए हैं। पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है। अपने दर्शकों को हम बता दें कि यहां पर 4 दिनों में 5वीं बार पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया है। तो बिहार में कानून व्यवस्था गंभीर तौर पर सवालों के घेरे में। खाकी वर्दी वालों पर भी हमले हो जा रहे हैं। 4 दिन में 5वीं यह घटना, पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया। सवाल यह कि क्या खाकी का खौफ नहीं रहा बदमाशों में? इस तरीके से पुलिस वाले ही लोगों के निशाने पर क्यों आ रहे हैं? पुलिस टीम पर हमला किया गया, इसमें 2 एएसआई घायल हो गए। पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और पिछले 4 दिनों की बात यहां की जाए बिहार में, तो 5वीं बार इस तरह की घटना हुई जब पुलिस वालों पर हमला किया गया। और नवादा से अभी की बड़ी खबर आ रही है। पति पत्नी से जुड़ा यह विवाद का मामला था, इसी में पुलिस वालों पर हमला कर दिया गया। पुलिस टीम पर हमला किया गया है। 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इसमें घायल हुए हैं। और महज 4 दिनों के अंदर यह 5वीं घटना। बिहार में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में। और सवाल तो यह पूछा जाने लगा है कि अगर पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं तो आम लोगों की सुध कौन लेगा? मेरे साथ आर्यन आनंद मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आर्यन, यह क्या मामला है जो बताया जा रहा है कि पति पत्नी के विवाद में पुलिस वालों पर हमला हो गया? देखिए, पति पत्नी से जुड़ा मामला था और पुलिस को त्वरित कार्रवाई के लिए दोनों पक्षों के बीच से बुलाया गया। लेकिन जब वहां पुलिस की टीम पहुंचती है तो इस मामले में उनके ऊपर ही हमला कर दिया जाता है। और अब जब पति पत्नी के इस मामले पर पुलिस के ऊपर जब हमला किया गया, इसमें कहा जा रहा है कि पति ने कहा कि पुलिस के सामने इस बात को कहा कि जो महिला है वो चरित्रहीन है, जिसके बाद और विवाद बढ़ गया। जब पुलिस ने इसका विरोध किया तो गाँव के लोग पुलिस टीम पर पथराव करना शुरू कर दिए। लेकिन अब तक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को हिरासत में लिया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जब भी इस तरीके के मामले हो रहे हैं, जब 2 पक्षों में विवाद हो रहा है, पुलिस की टीम पहुंच रही है, इस दौरान उनके ऊपर ही हमला कर दिया जा रहा है। और प्रशासन के इकबाल पर अब जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि पुलिस टीम को भी निशाना बनाया जा रहा है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। बिहार के अलग अलग जिले और मध्य प्रदेश के एक जिले से आई तस्वीर है। 12 तारीख से 15 तारीख
इन 5 शहरों में अपराधियों का तांडव देखने को मिला। जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं पुलिसकर्मी, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और इन सभी वारदात में आप देखिए तो ट्रेंड लगभग एक जैसा है। जनता की ही शिकायत पर पुलिस कार्रवाई करने पहुंचती है और नतीजा उसी पुलिस टीम पर हमला हो जाता है। हमले किस कदर हो रहे हैं इसका अंदाजा इस बात से आप लगाएं कि 5 वारदात में 3 एएसआई को अपनी जान तक गंवानी पड़ गई। इंस्पेक्टर रैंक के 2 अधिकारी गंभीर तौर पर घायल हुए। सिपाही सहित कई और पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। 5 जगहों पर, 2 जगह तो मुंगेर और भागलपुर की बात की जाए तो पुलिस 2 गुटों के बीच विवाद को सुलझाने पहुंची थी। 2 जगह यानी अररिया और पटना में अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने पहुंची थी। और मऊगंज में बंधक बनाए गए युवक की जान बचाने गई थी पुलिस। लेकिन कहीं पुलिसकर्मियों को धारदार हथियार से निशाना बनाया गया तो कहीं पीट कर एएसआई की हत्या कर दी गई। अपराधियों का इकबाल इन जगहों पर किस कदर बुलंद है कि पुलिस टीम पर पथराव तक किया गया। यानी जिस पुलिस का इकबाल बुलंद होना चाहिए वहां पर आप देखिए कैसे ये अपराधी जो हैं वो बेखौफ हो रहे हैं। मऊगंज की बात की जाए, युवक को छुड़ाने गई थी पुलिस पर हमला किया गया, पुलिस की पिटाई कर दी गई। एएसआई रामचरण गौतम की हत्या वहां पर कर दी गई थी। पुराने मामले में युवक को बंधक बनाया गया था, पुलिस युवक को छुड़ाने गई और इसके बाद लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। एएसआई रामचरण गौतम की हत्या कर दी गई। तो खाकी किस तरह से निशाने पर है उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। ये तो मऊगंज का मामला हुआ। मुंगेर की अगर बात की जाए, यहां भी पुलिस विवाद सुलझाने के लिए ही गई थी। धारदार हथियार से पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया और एएसआई संतोष कुमार की हत्या कर दी गई। किस कदर बेखौफ हो गए हैं ये बदमाश, ये अपराधी, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अब आपको अररिया की बात बता दें, तीसरा मामला अररिया का। यहां 12 मार्च को पुलिस अनमोल यादव नाम के अपराधी को पकड़ने गई। पुलिस टीम के साथ धक्का मुक्की की गई और नतीजा एएसआई राजीव रंजन की मौत हो गई। यानी वहां भी पुलिस की पिटाई की गई थी। और पटना की बात की जाए तो ये चौथा मामला बिहार की राजधानी पटना का है। यहां सूचना के आधार पर पुलिस शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने गई थी। शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस घटना में एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है।